और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। हाथरस रेपकांड पर बड़ा बवाल बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस के बाद अब कई और राजनीतिक दल के नेता एक एक कर हाथरस कूच कर रहे हैं, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों से हाथरस में जोरदार हंगामा चल रहा है। हमदर्दी के नाम पर पॉलिटिकल पार्टियों के स्टंट को हमदर्दी कम हंगामा क्यों न कहा जाए। अगले 1 घंटे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हाथरस रेपकांड के जरिए कैसे विपक्षी पार्टियां अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। लेकिन सबसे पहले जानिए कि आज दिन भर हाथरस में क्या हुआ। सुबह से ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं का सिलसिला शुरू हो गया था। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव तो हाथरस नहीं पहुंचे, लेकिन समाजवादी पार्टी की 11 नेताओं की टीम हाथरस पहुंची, जहां लोगों को पुलिस ने पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस से भिड़ गए। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके साथ आरएलडी के जयंत चौधरी भी पीड़िता से मिलने हाथरस पहुंचे। पुलिस ने जयंत चौधरी पर भी लाठीचार्ज किया। जांच आगे बढ़ाते हुए हाथरस के नए एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। एसआईटी की टीम ने पीड़िता के घर वालों के बयान दर्ज किए। हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रोटियां सेकने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती। हालांकि पहले तो जिला प्रशासन ने मीडिया और नेताओं को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार से मिलने की छूट दी गई, हाथरस राजनीति का नया अखाड़ा बन गया। अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आप आज भी ये बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी के फोन करने के बाद आपने एसआईटी जारी की है। ये पहले क्यों नहीं किया गया? 14 तारीख को क्यों नहीं किया गया? उधर हिंदुस्तान की एक बेटी को मार दिया गया और जिन लोगों ने मारा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जिस परिवार की बेटी को मारा गया उनको अपने घर के अंदर बंद कर दिया गया। डीएम ने उनको धमकाया, चीफ मिनिस्टर ने धमकाया। हाथरस की पीड़िता को इंसाफ दिलाने और डीएम पर कार्रवाई की मांग करते हुए काफी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने हाथरस में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। डेलीगेट्स अंदर जा रहा था, केवल जो है धारा 144 लागू है, तो हर पॉलिटिकल पार्टीज के 5-5 जो है आदमियों का ही डेलीगेट्स अंदर था। डेलीगेट्स अंदर जा चुका था, बाहर बहुत ज्यादा गैदरिंग थी। बैरियर पे हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में खड़े थे, तो अचानक में जो है कुछ लोगों ने हमारी महिला कांस्टेबल जो बैरियर पे तैनात थी उसे धक्का दिया और बैरियर तोड़ के जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। इसी क्रम में हमारे द्वारा हल्का बल प्रयोग किया गया उनको पीछे करने के लिए। उनके द्वारा हमारे ऊपर पथराव किया गया, जिसमें मैं और हमारे कुछ साथी चोटिल भी हुए हैं। कांग्रेस से राहुल और प्रियंका दोनों पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से नेता अखिलेश यादव खुद हाथरस नहीं पहुंचे, बल्कि नेताओं की एक टीम को पीड़ित परिवार से मिलने हाथरस भेज दिया। समाजवादी पार्टी से 11 सदस्यों की टीम फूलगढ़ी पहुंची, जिसमें से 2 पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव, रामजीलाल सोवन समेत 5 लोगों को पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दी गई। अगर न्याय दिया होता तो शायद आप सबको, हम सबको यहाँ आने की आवश्यकता न पड़ी होती। इससे ज्यादा संवेदनहीन सरकार हो नहीं सकती कि परिवार के लोगों को, पीड़िता की जो मृतक हुई, उसका चेहरा तक देखने को नहीं दिया। दोपहर बाद आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी अपनी टीम के साथ हाथरस के बूलगढ़ी पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बहुत बहादुरी के साथ तमाम दबाव ये लोग झेल रहे हैं। पहले तो यहाँ का वातावरण, माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि उल्टा इन्होंने क्या कोई अपराध किया है। तो ये घेराबंदी समाप्त होनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री बात कह रहे हैं कि इनका नार्को किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश हैं। दोषी का भी, कोई अपराधी हो, उसका भी बिना उसकी अनुमति के आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। जब जांच हुई है तो उम्मीद है कि पर्याप्त उसको संसाधन दिए जाएं, जांच को प्रॉपर जो एफर्ट्स हैं, एनर्जीज हैं, उस पर लगाई जाएं। बसपा प्रमुख मायावती ट्विटर पर सरकार को घेरने में लगी हुई हैं। हाथरस गैंगरेप कांड के पीड़ित परिवार ने जिले के डीएम पर धमकाने आदि के कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
फिर भी यूपी सरकार की रहस्यमयी चुप्पी दुखद व अति चिंताजनक है। हालांकि सरकार सीबीआई जांच हेतु राजी हुई है, किंतु उस डीएम के वहां रहते इस मामले की निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है, लोग आशंकित। एक तरफ पीड़ित परिवार का इंसाफ के लिए जंग जारी है, वहीं इस मुद्दे को लेकर दिल्ली से हाथरस तक सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है और विपक्षी पार्टियां पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के नाम पर जमकर राजनीति भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए अब हाथरस सीधे चलते हैं, आपको लाइव रिपोर्ट के लिए ग्राउंड स्टेटस क्या चल रहा है, क्योंकि काफी कुछ हो रहा है पिछले 2-3 दिनों में हाथरस में। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या जैन लाइव जुड़ गए हैं हाथरस से, जो पिछले 3 दिनों से लगातार पल पल की खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्या, पीड़ित परिवार से आज काफी लोग मिलने आए, थोड़ी लाठीचार्ज भी हुई बाहर, जो समाजवादी पार्टी थी उनके कार्यकर्ताओं पर, कुछ कांग्रेस वाले भी थे, कुछ और भी एनजीओ भी वहां पर जा रहे हैं। इतना तो शायद परिवार ने सोचा भी नहीं होगा कि ये इतना बड़ा नेशनल मुद्दा बन जाएगा और सारी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना सहानुभूति लेकर या चेक लेकर वहां पहुंचेंगी, जैसे कि राहुल गांधी ने कल एक अनडिस्क्लोज अमाउंट का चेक हाथ में पकड़ा दिया। बड़ा मुद्दा यह है कि अब आगे क्या परिवार ने किसी तरह की बातें कही हैं, कुछ आगे प्रोग्रेस परिवार की तरफ से हो रहा है? देखिए, परिवार सिर्फ इसी बात पे नाराज है कि जितनी भी अभी तक जांच हुई है, क्योंकि डीएम और ईडीएम द्वारा जब शुरुआती जांच हुई तो उनके ऊपर दबाव बनाया गया, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया और इस वजह से कहीं ना कहीं परिवार लगातार असंतुष्ट था। परिवार ये भी कह रहा था कि क्यों उनको नजरबंद किया गया, क्यों उनके फोन सीज किए गए। जब परिवार मीडिया से बात करना चाहता था तो क्यों पूरा का पूरा गांव सील कर दिया गया, 2 दिन तक मीडिया को एंट्री क्यों नहीं दी गई। इसके काफी अलग अलग जवाब दिए गए। ऑफिशियल्स द्वारा कहा गया कि एसआईटी जब जांच कर रही है तो हम मीडिया को एंटर नहीं कर देने सकते। लेकिन आज क्या हुआ, जब आज एसआईटी पहुंची तो आज फिर क्यों मीडिया को बैन नहीं किया गया? आज मीडिया को क्यों अलाउ किया गया कि आप ओपन कैमरास में एसआईटी की टीम जांच कर रही है और एसआईटी के जांच के वो विजुअल्स बनाएं और आप लाइव दिखाएं? तो ये कई सारे सवाल हैं जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर लगातार परिवार उठा रही है। परिवार का ये भी कहना है कि जब एसआईटी की टीम उनके पास पहुंची, वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस पे विश्वास नहीं करते। किसी भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन जो शुरुआत हुई उस पर वो विश्वास नहीं करते। लेकिन एसआईटी की टीम ने जितने भी सवाल जवाब किए उन सारे सवालों को लेकर उन्होंने बिल्कुल संयम से हर सवाल का जवाब दिया। आज भी हमने देखा 3.5 घंटे तक एसआईटी की टीम परिवारजनों के साथ मुलाकात करने पहुंची और उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करने गई, तब उन्होंने सारे स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया। तो ये सारी तमाम बातें जो हैं, काफी सारे सवाल इन परिवारजनों के थे जो इन्होंने लगातार जितने भी पॉलिटिकल डेलीगेशंस आए, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आए, उन सभी को रखी। अब एक बात जो सभी अपोजिशन पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी के डेलीगेशन को छोड़ के सभी अपोजिशन पार्टीज, भले कांग्रेस हो, आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो, उन सभी को एक बात इन्होंने कहा है जो पॉलिटिकल डेलीगेशंस ने हमें भी बताया कि परिवार अब चाहता है कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज के अंडर एक डे टू डे हियरिंग हो और वो एक तथाकथित तौर पर इस पूरे मामले की जांच करे और तभी कहीं ना कहीं इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। सीबीआई, एसआईटी पे परिवार को विश्वास नहीं है, ऐसा एलिज कर रहे हैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के दल। और अब परिवार भी लगातार ये बात कह रहा है कि उनको इंसाफ के लिए एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के अंडर इन्वेस्टिगेशन कमेटी बिठाए और उनको इस बिटिया के लिए, जो इनकी बिटिया अब दुनिया से जा चुकी है, उसको इंसाफ मिलने के लिए यही एक रास्ता उनको नजर आ रहा है। ऐश्वर्या, कल जिस तरह से आपने परिवार के एक सदस्य से बात की थी, काफी मीडिया कैमरे को अलाउ किया गया था, लेकिन आज जो कुछ हम सुन रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से, वो परिवार से मिलकर आकर कैमरे के सामने कुछ कहते हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी या फिर उसके नेता को ऐसे सिचुएशन में तो हम 100% बिल्कुल नहीं ट्रस्ट करेंगे। वो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि क्या परिवार आज मीडिया से बातचीत कर पा रहा है? जो कुछ ये राजनेता क्लेम कर रहे हैं, चाहे सपा से हो, बसपा से हो, आरएलडी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, जो कुछ ये कैमरे में आके क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि उन्हें परिवार ने ये कहा है, क्या परिवार ने खुद अपने मुंह से ये बातें कही हैं? देखिए, ऑन द कैमरा और ऑन रिकॉर्ड परिवार वालों ने जब पॉलिटिकल डेलीगेशंस मिलके गए तब उन्होंने बात नहीं करी। लेकिन आशीष, मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का डेलीगेशन जाता था तो मैं खुद पीड़िता के भाई से मिलता था और खुद पीड़िता के पिता से मिलता था। उनका साफ तौर पर कहना था कि भले ही वो कल राहुल गांधी या प्रियंका गांधी आए हों,
भले ही योगी सरकार ने उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया हो, भले ही आज समाजवादी पार्टी या फिर अन्य आरएलडी के नेता या तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे हो, उन्होंने जो भी उनको फाइनेंशियली मदद करने की कोशिश की हो, वो सभी लोगों के सहानुभूति से सहमत हैं। लेकिन उनका एक सवाल है कि क्यों आखिरी वक्त पर जब बिटिया को जलाया गया पुलिस द्वारा आधी रात में, तब उनको क्यों नहीं बुलाया गया। कई सारे सवाल उन्होंने लगातार इन राजनीतिक पार्टियों से पूछे हैं और उन्होंने ये कहा है कि आप कितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमारे पास आ जाएं, हमारा एक ही सवाल है कि कब और किस तरीके से इस परिवार को इंसाफ मिलेगा। और अगर सीबीआई जांच से मिलता है तो हम उस पर भी सहमत हैं, अगर किसी फॉर्मर जज के अंडर स्क्रूटनी होकर पूरे मामले की जांच होती हो तो हम उस पर भी सहमत हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इंसाफ चाहिए इस परिवार को, और वो कब मिलेगा, ये एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। हम भी यही चाहते हैं और इसीलिए लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। ऐश्वर्या बने रहिए हमारे साथ में, और अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे लखनऊ ब्यूरो चीफ वो भी जुड़ गए हैं। अरविंद, ये अचानक से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक पलटवार किया, ये दंगा वाला एंगल कहां से आ गया? क्या कोई भूमिका है, क्या कोई इनपुट है, क्या किसी तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है? ये नया एक एंगल कहां से डाल दिया मुख्यमंत्री जी ने? देखिए, जो बहुत सारी कॉल डिटेल जो है ट्रेस की गई हैं, बहुत सारी ऐसी कॉल्स पकड़ी गई हैं और उसको लेके आज जो है एफआईआर दर्ज की गई है। कुल 11 लोगों पे एफआईआर दर्ज की गई है। उसके अलावा कुछ ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें तरह तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है। इन सारी चीजों की तफ्तीश किए जाने के बाद ये एफआईआर दर्ज की गई है और सरकार को लगता है कि इस पूरे मामले में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने इस पूरे मामले को टर्न देने का काम किया, उसमें अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने का काम किया। और शायद यही कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में दंगा करा के अपनी राजनीति को करना चाहते हैं और हम ये होने नहीं देंगे, क्योंकि इससे विकास की गाड़ी रुकेगी और इससे विकास ठप होगा। सवाल आशीष देखिए किस तरह से हो रहा है। आप देखिए, आज राष्ट्रीय लोकदल के जो अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी, वो वहां पर गए, अखिलेश यादव की पूरी टीम जो है वहां पे गई, उसके अलावा आम आदमी पार्टी के लोग वहां पे गए। मैं ये समझना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं, जो पॉलिटिकल एनालिसिस मैं कर पा रहा हूं। देखिए, आने वाले समय में 7 विधानसभा सीटों का चुनाव है, बिहार में चुनाव आपको दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो चुनाव है ये 2022 को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने का काम करेगा, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और पहली बार बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम कर रही है, तो पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बहुत हावी है, इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि एक लड़की की मौत हुई है, वो दलित है, वो किसी अन्य जाति का है। ये सवाल बहुत बाद में आता है। लोग कहते हैं कि दलित लड़की की मौत हुई है। मौत होती आशीष, जिसकी बेटी मरती है, आप उससे जाके पूछो कि उसकी क्या स्थिति होगी, उसके परिवार में उसके माँ बाप की क्या स्थिति होगी, आप उससे जाके पूछो। लेकिन जिस तरह से राजनीति हो रही है ये बहुत दुखदाई है और मैं समझता हूं कि ये परिवार को भी समझना चाहिए, लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है कि पीड़िता को न्याय मिले। उसकी मौत हुई है, बाकी सीबीआई को जांच सुपुर्द कर दी गई है क्योंकि आगे पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन उसके बाद भी राजनीति हो रही है। ये जानना समझना बेहद आवश्यक है। बहुत ही सेंसिटिव बात है, और विशेष तौर पर तब जब ये सारी राजनीतिक पार्टियों को केवल और केवल उत्तर प्रदेश का क्राइम दिखाई दे रहा है। जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं वहां पर भी कई गैंगरेप्स हुए हैं, कई हत्याएं हुई हैं महिलाओं की, बच्चियों की, लेकिन वहां पर किसी तरह का अप्रोच नहीं दिखाई दे रहा है। ऐश्वर्या, अरविंद, दोनों आप हमारे साथ में बने रहिए। हाथरस में दिन भर चले हंगामे के बाद देर शाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हंगामा कर रहे पार्टियों पर निशाना साधा। सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पलटवार करते हुए कई दिनों से वो ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, और जब देखा उन्होंने कि काफी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं और अपनी अपनी रोटियां सेक रही हैं इस हीनस क्राइम पर, हैवानियत भरे इस क्राइम पर, तो उन्होंने एक पलटवार वाला स्टेटमेंट जारी किया है। मेरे दोनों सहयोगी अभी साथ में जुड़े हुए हैं, ऐश्वर्या और अरविंद। ऐश्वर्या, एक क्लेम किया गया था आरएलडी की तरफ से भी वो इंडिकेट किया गया,
भीम आर्मी की तरफ से भी इंडिकेट किया गया कि परिवार वहां पर असुरक्षित है। आप लगातार कई दिनों से वहां पर हैं, क्या एक्चुअली में डर का माहौल है परिवार के लिए वहां पर, या फिर सिक्योरिटी पूरी तरह से दी जा रही है परिवार को? देखिए, जिस 3 दिन की बात करें, अगर जब एसआईटी की टीम लगातार गांव के अंदर थी और पूरी तरीके से धारा 144 लगाई गई थी, तब तक 150 से ज्यादा पुलिस बल इस परिवार के साथ मौजूद थे, इस परिवार को सुरक्षा देने के लिए मौजूद थे, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करनी थी। आज हमारी जॉइंट मजिस्ट्रेट से भी बात हुई, प्रेम प्रकाश मीणा, उनसे जब हमने बात करी कि इस तरीके की जो लाठियां बाहर चल रही हैं गांव के, इतनी भारी भीड़ आ रही है, क्या वाकई में परिवारजनों को कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंता है। उन्होंने साफ कहा कि हमने 5 डिस्ट्रिक्ट से पीएसी बुलाई है, हमने आला अधिकारियों की टीम यहाँ पे बुलाई है और लगातार परिवारजनों की सुरक्षा उनकी पूर्ण जिम्मेदारी है। अभी तक हाथरस के इस गांव में किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हार्म नहीं पहुंचाया गया है और उत्तर प्रदेश प्रशासन बिल्कुल सतर्क है। आज जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उनके घर पहुंचे, उन्होंने जो बयान दिया कि परिवारजन असुरक्षित हैं, बाकी जो गांव वाले हैं वो कभी भी उन पर अटैक कर सकते हैं। और उन्होंने एक और वाकया कहा कि जब कंगना रनौत जैसी बॉलीवुड एक्टर को Y+ सिक्योरिटी दी जा सकती है तो क्यों नहीं इस परिवार को दी जा सकती है। हमने परिवार से बात करने की कोशिश की कि क्या उनको वाकई में सुरक्षा चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी प्रशासन हमें सुरक्षा देगी हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम इतने गम के माहौल में हैं कि हमारी बेटी खो गई है, हम इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज ये भी कहा कि हम कल कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में दरखास्त करेंगे कि इस परिवार को या तो हमें यहां से लेकर कहीं बाहर ले जाना चाहिए जहां पर वो सुरक्षित महसूस करें, या फिर उनको यहीं पर Y+ सिक्योरिटी देनी चाहिए। कोर्ट क्या डिसीजन लेता है कल चंद्रशेखर आजाद की इस प्ली पर, वो हमें देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल हाथरस के इस गांव में पूरी तरीके से स्थिति काबूपूर्ण है। गांव के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ऑनर नहीं किया गया है। इस वक्त धारा 144 लगातार पूरे गांव में और पूरे हाथरस डिस्ट्रिक्ट में बनी हुई है और पीएसी की सारी टीम जो 5 डिस्ट्रिक्ट से बुलाई गई हैं वो भी पूरी तरीके से हाथरस के इस गांव में मौजूद हैं। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं और यही हमने कल से यही सिलसिला देखा है। अरविंद, आपके पास आना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ा सा लेट भी जागी, कई गलतियां हुई थी पिछले शुरुआती दिनों में, पिछले कुछ दिनों में जब केस के इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, विशेष तौर पर जब लड़की का देहांत हो गया, उसके बाद में कई बड़ी लापरवाही वाली बातें हुई प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाथरस में। लेकिन आखिरकार कल शाम को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई केस के लिए सिफारिश कर दी। अब परिवार उससे संतुष्ट नहीं है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर डेली हियरिंग वाली इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जो कि सीबीआई से एक नॉच ऊपर है, एक पहलू ऊपर है। क्या उत्तर प्रदेश सरकार और भी अकोमोडेट करने के लिए परिवार के डिमांड्स को, परिवार को संतुष्टि देने के लिए जो कुछ उन्हें चाहिए, चाहे वो सुरक्षा हो या फिर जांच के विषय पर, और अकोमोडेट होने के लिए फ्लेक्सिबल है? आशीष, देखिए, मैं आपको इतना ये जरूर बताना चाहूंगा कि 14 तारीख को जब ये घटना हुई उसके बाद से इस पूरे घटना को वहां के प्रशासन ने कैजुअली लिया और इसमें कोई शक नहीं है कि एसीएस होम और डीजीपी जब वहां पे गए, उन्होंने परिवार के लोगों से बातचीत की तो पत्रकारों ने जब उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये लोकल स्तर पे डिसीजन लिया गया था। जो पीड़िता की डेड बॉडी को जलाने का निर्णय जो था वो लोकल स्तर पे लिया गया था और उसको लेके कार्रवाई भी की गई है। डीएम महोदय के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है। मैं समझता हूं कि एसआईटी की रिपोर्ट कल उसका आखिरी दिन है, 7वां दिन है और 7 दिनों के बाद उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और रिपोर्ट आने के बाद जो लोग भी इसमें शामिल होंगी या जिन लोगों ने भी लापरवाही बरती होगी आशीष, उसको लेके इस पे कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार किसी को भी ये मौका नहीं देना चाहती है इस मुद्दे को लेके कि कोई इसको लेके राजनीति करे। एक बात ये हमें समझना होगा। दूसरी बात, एसीएस होम ने यह स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी तरह की आवश्यकता अगर परिवार को होगी, चाहे वो सुरक्षा की आवश्यकता है, चाहे गांव में सुरक्षा की जरूरत है, वो सारी की सारी सुरक्षा सरकार उनको देने का काम करेगी और शायद यही कारण है कि वहां से सुरक्षा हटाई नहीं गई। धारा 144 लागू होने के बाद आप देखिए हर दिन नियम कानून को तोड़ा जा रहा है, हजारों लोग उस गांव में आ रहे हैं। कोविड का समय है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें सबकी तरफ से की जाती हैं, लेकिन क्या किसी ने इस नियम को पालन करने की कोशिश की? नहीं की, क्योंकि राजनीति करनी है। आशीष, हमें यह भी समझना होगा, सवाल यह है कि भाषण देना
और उसको पालन करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और सभी राजनीतिक पार्टियों को मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई हो वो, राजनीति से दूर हटिए। सवाल इस बात का है कि उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। वो किसी की बेटी हो सकती है, वो किसी भी जाति की बेटी हो सकती है। जाति से ऊपर उठिए और जाति से ऊपर उठ के सोचिए कि किसी के परिवार की बेटी अगर ऐसे मार दी जाएगी तो आपके पास जवाब नहीं होगा और आपको जवाब देना होगा। बिल्कुल अरविंद, मुझे जिस तरह से पिछले 48 घंटों में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता अलग अलग पार्टी के वहां पर आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, न्याय कितना दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे ये आगे की बात है, लेकिन कोविड जरूर दे बैठेंगे अगर इसी तरह से कंसिस्टेंसी चलती रही नेताओं की और उनके कार्यकर्ताओं के आने की। और हमारे टीम भी, ऐश्वर्या भी लगातार कई दिनों से वहां पर मौजूद है और मीडिया कर्मियों के लिए भी कोविड पॉइंट ऑफ व्यू वो एक सेफ जगह नहीं है।